वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्स्ट अल्फा के थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंजा ने अपने भाई यानी विवुशान को जियांग क्लैन से भेज दिया, ये बोल के कि वो ऐसा चाहता है, पर असलियत हम सब जानते हैं कि वो अपने भाई को सेव करना चाहता था, उसकी लाइफ टाइम की उस बेइज्जती या एक तरीके से कह सकते हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले उस प्लान से। वहीं विंग अपने भाई की इस बात पे अग्री हो गया बिना कुछ सोचे समझे और उस बोट में बैठ गया। विंग की बोट इस गहरे पानी में या एक तरीके से कह सकते हैं इस रिवर में बहती जा रही है। विंग समझ नहीं पाया कि एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, इवन दोपहर तक सब कुछ ठीक था, फिर एकदम से जंचा ने ये बात क्यों करी, जंचा ने उसे क्यों लैंड क्लैन के लिए रवाना कर दिया। वहीं विंग को एक और परेशानी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यानली के लैंड क्लैन में तो जा रहा है, लेकिन लैंड क्लैन में क्या होगा, क्योंकि जब से यानली की शादी हुई है तब से विंग सिर्फ एक बार अपनी बहन से मिला था, वो भी जब वो एक नाइट हंट के लिए लैंड क्लैन के आसपास गया था। तब उसकी बहन कैरी टाउन आई थी किसी काम की वजह से, तब वो अपनी बहन से मिला था, तब भी वो सिर्फ उस अपने ब्रदर इन लॉ यानी शिचैन से ही मिल पाया था। लैंड क्लैन के और किसी मेंबर को वो नहीं जानता। पता नहीं लैंड क्लैन के लोग कैसे इस चीज़ पे मतलब मानेंगे। और विंग का वो कर्ज जो का 2 दिन में टूटने वाला था, अब उसका क्या होगा, क्या हो। इन सारी चीज़ों के बीच में विंग इस मतलब रिवर में उस बोट पे सो जाता है। विंग नींद में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो उसे नींद आ गई, वो वहीं सो जाता है। विंग महसूस करता है कि कुछ घंटे बाद यानी उसकी आँख अभी गहरी नींद में थी, उसकी बोट बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सडनली वो एकदम से आँख खोल के देखता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, मौसम एकदम से बदल गया है। इसी गहरी नदी की बहाव बहुत तेज़ हो गया है। विंग को अब थोड़ी घबराहट हो रही है। विंग कोशिश करता है कि अपनी सेबियान को अनशील्ड करके उससे फ्लाई करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी सेबियान आज भी अनशील्ड नहीं हो रही है। हाँ, उसकी सेबियान जिस दिन से विंग ओमेगा बना है उसे यूज़ नहीं कर रही, उसका कोई भी कमांड नहीं मान रही है, अपने म्यान से बाहर ही नहीं निकल रही है। विंग को भी ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है। शायद उस कर्ज का असर उसकी गोल्डन कोर पे भी हुआ है। इससे पहले उसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रांग थी, एक अल्फा की स्ट्रांग गोल्डन कोर थी, क्या पता अब उसकी गोल्डन कोर पे भी इस चीज़ का असर हुआ है, वो यही सोच रहा है। इसी कारण वो कोशिश करने के बावजूद भी अपनी सेबियान को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है। अब तो उसकी बोट बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी में हिल रही है, ऑलमोस्ट उल्टी ही होने वाली है। विंग जो अपनी बीच है मतलब अपनी सेबियान और अपनी बांसुरी को अपनी कंधे में लगाता है, अपने उस लेटर को जो उसके भाई ने दिया है उसे एक तालिस्मान के थ्रू वाटर प्रूफ वाली लेयर करता है और अपनी रोप में घुसा के कोशिश करता है कि वो अपनी बोट को अच्छे से संभाल सके, पर कुछ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इतनी जोर से पानी का बहाव आया कि विंग की बोट ऑलमोस्ट उल्टी ही हो गई, और जिसके कारण विंग का सर बहुत जोर से जाके उस बोट के एक पिलर पे जाके लगता है और विंग तुरंत उस बोट में बेहोश हो जाता है। अब ये बोट बहुत ज़ोरों से इस पानी के बहाव में बहे जा रही है, लेकिन क्योंकि इस बोट पे ऑलरेडी तालिस्मान चिपकाया था जंचा ने लैंड क्लैन के लिए, तो ये बहते हुए भी यानी ऑलमोस्ट बोट टूट चुकी है। ऊपर का काफ़ी सारा हिस्सा टूट चुका है, पीछे का कोई काफ़ी सारा हिस्सा टूट चुका है। उसके बावजूद भी ये टूटी हुई बोट ही उस तालिस्मान की वजह से लैंड क्लैन की तरफ ही बहे जा रही है। विंग इसमें बेहोश पड़ा हुआ है। विंग के भी मतलब एक तरीके से ज़्यादा पानी नहीं घुसा है, क्योंकि बोट पूरी तरह से उल्टी नहीं हुई, लेकिन हाँ उसका सर जो लग गया था इस वजह से वो बेहोश हो गया। विंग बेहोशी में इसी बोट पे है जहाँ विंग को मुश्किल से एक तरीके से 10 घंटे लगते पानी के थ्रू, 8 से 10 घंटे लगते पानी के थ्रू लैंड क्लैन पहुँचने में। अब पूरा दिन हो गया है। हाँ, अगले दिन पूरा दिन विंग इस बोट में ही रहा और बेहोश रहा। पानी के भाव से वो बहता ही जा रहा है। अब अगले दिन की रात हो गई है, करीबन रात के 11 बजे के करीब विंग को उस बोट ने पानी के बहाव के साथ बहुत ज़ोर से बाहर की तरफ फेंक दिया। वैसे उस तालिस्मान की वजह से इस बोट पे मतलब बोट जो रुकी है वो बिल्कुल लैंड क्लैन के बॉर्डर पे ही रुकी है। इन शॉर्ट वो क्लाउड रेसेस पहुंच गया है, लेकिन अभी तक बेहोश है, इस रिवर के पास में बेहोशी में पड़ा हुआ है। वहीं विंग को हल्का हल्का से आँख खुलती है। वो तो देखता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसके मतलब एक तरह से लोटस पेड़ के कंपैरिजन वो पानी में भीगा हुआ है, तो उसे काफ़ी ठंड लग रही है। वो ऐसे ही अपनी जगह से उठ के थोड़ा सा कांपता हुआ
में भीगा हुआ, ठंड में कांपता हुआ आगे बढ़ता है तो वो थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक क्वार्टर दिखता है। ये क्वार्टर काफ़ी दूर का बना हुआ है, यानी इसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। इस क्वार्टर के आसपास बहुत ज़्यादा शांति है। विंग को लगता है शायद ये किसी का एक कहते हैं ना पुराना बने हुए क्वार्टर छोड़ देना, अबेंडेड क्वार्टर है। वो यही सोच के कि इसमें शायद कोई नहीं होगा, इस क्वार्टर के अंदर चला जाता है थोड़ी गर्माहट के मारे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। विंग जैसे इस क्वार्टर के अंदर पहुँचता है तो सडनली उसे हल्का सा पेन होने लगता है। उसका रीज़न ये है कि इस क्वार्टर में एक अल्फ़ा की स्मेल है। हाँ, यानी इस क्वार्टर में कोई रहता है और उस अल्फ़ा की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। विंग को महसूस हो रहा है शायद ये अल्फ़ा भी एक प्योर ब्लड अल्फ़ा ही है। विंग इस नहीं जानता ये अल्फ़ा कौन है या इस क्वार्टर में वो इस समय है या नहीं है, क्योंकि विंग की हीट भी आज स्टार्ट होने ही वाली थी। हाँ, 2 दिन विंग तो इस पानी के बहाव में और इन सब चीज़ों में ही रहा। आज विंग का हीट क्या ही दिन है। विंग को ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर पहले जहाँ इतनी ठंड लग रही थी वो ठंड में काँप रहा था, अचानक से उसका शरीर गर्म होने लगता है। थोड़ा सा इस अल्फ़ा के फार्मोन्स या ये कह दो स्मेल भी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये अल्फ़ा की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक सैंडलवुड स्मेल है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी में कोशिश करता है कि वो अपनी जगह से मतलब वो काफ़ी अंदर आ गया था, देखने के बहाने अपनी जगह से वापस इस क्वार्टर से बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि उसके एकदम से बहुत ज़्यादा सडनली पेन होता है। विंग को ये दूसरी बार इतना बुरा पेन महसूस हो रहा है, उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा है, उसकी नसों में जैसे पेन दौड़ रहा है। उसका लोअर पार्ट तो इतना ज़्यादा पेन कर रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे काट ही दे। विंग को इतने ज़्यादा पेन का महसूस हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है वो कैसे करे। वो दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ के घुटनों के बल वहीं नीचे बैठ जाता है। नहीं, दूसरी तरफ एक पर्सन को भी महसूस होता है कि उसके क्वार्टर में कोई ओमेगा है। वो थे नांग वांग जी। हाँ, विंग गलती से जिंशी में ही घुस गया है और विंग इस समय वांग जी के बिल्कुल बेडरूम के सामने ही है। वांग जी जो अपने बेडरूम में था उसे एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा की स्मेल आती है और वांग जी गुस्से में अपनी आँख खोलता है। वांग जी ऑलमोस्ट सो चुका था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, वो गहरी नींद में था, लेकिन इस ओमेगा की स्मेल के कारण उसकी आँख खुलती है। ये ओमेगा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव है और ये ओमेगा शायद अपनी हीट में भी है। वांग जी ये महसूस कर चुका है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है कि कोई ओमेगा अपनी हीट में उसके जिंशी में कैसे घुस सकता है। लैंडक्लैड में इतनी ही मजाल किसकी होगी कि कोई उसकी जिंशी में बिना उसकी मर्जी के आए। दूसरा, ये अपनी हीट में एक ओमेगा है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत मान रहा है लांगवांग जी। लांगवांग जी को आज से पहले बहुत सारे ओमेगा ने फंसाने की कोशिश करी है, अपने एक तरीके से सेंट उसके ऊपर रिलीज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद आज तक वांग जी ने कभी उन ओमेगा को घास नहीं डाली। वांग जी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, बिल्कुल विंग की तरह। अब विंग ओमेगा बन गया है, लेकिन वांग जी अभी भी अल्फ़ा है। जैसे विंग एक रेयर ओमेगा है, वैसे ही वांग जी एक रेयर अल्फ़ा है। इसी कारण आज तक वो अपने क्लैन से बाहर कहीं नहीं जानता, क्योंकि कहा जाता है कि एक रेयर अल्फ़ा भी अपने टाइम का बहुत सेलेक्टिव पर्सन है, बहुत ही कम है, और वांग जी उनमें से एक है। वांग जी की स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वांग जी का ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वांग जी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्फ़ा है। वांग जी भी हर चीज़ में बेस्ट है, चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो शॉर्टमैनशिप हो, चाहे उसकी नॉलेज हो, हर चीज़ में वांग जी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। शायद एक अल्फ़ा में कहा जाए तो विंग ही ले सकता था, लेकिन विंग और वांग जी कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। और अब तो विंग ओमेगा बन गया है, तो अब तो वांग जी ही एक लौता सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है इस समय का, प्योर ब्लड अल्फ़ा। पर वांग जी को भी इस ओमेगा से फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, उस स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को जिसे कभी किसी ओमेगा के फार्मोन्स या स्मेल से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज इस ओमेगा की स्मेल से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा सफिकेटेड सा फील कर रहा है। सच कहे तो बहुत ज़्यादा उसको सेडेक्टिव फीलिंग आ रही है, उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है। उसे डर लग रहा है कि ज़्यादा देर अगर ये ओमेगा उसके जिंशी में रहा तो कहीं ना कहीं वो रट में आ जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसी कारण वो अपने बेड को छोड़ के अपने हार्मफुल पहन के गुस्से में गेट खोलता है तो देखता है कि एक पर्सन जिसकी पीठ उसकी बेडरूम की तरफ है, वो अपना पेट पकड़ के नीचे बैठा है। उसके विंग
का फेस इस समय वांग जी नहीं देख पा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में है, उसके चारों तरफ पसीना हो रहा है। वांग जी पीछे से बस ये देख रहा है कि वो गीला है, एक ओमेगा है और पीठ के बल बैठा हुआ है। उसने डार्क पर्पल कलर की हानफू पहना हुआ है। डार्क पर्पल कलर का हानफू देखते ही वांग जी समझ गया कि ये लैंड क्लैन का तो कोई ओमेगा नहीं है। इस कारण उसे ही लग रहा है कि कहीं ये कोई घुसपैठिया तो नहीं, या किसी और क्लैन का कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसे जान पूछ के लैंड क्लैन भेजा गया है उसे मतलब वांग जी को सीड्यूस करने, वांग जी का फ़ायदा उठाने, ताकि वो लोग मतलब एक तरीके से ये भी क्लैंस के बीच में चलता रहता है कि वो एक दूसरे के क्लैंस में इस तरह के लोग भेजते हैं ताकि उनका उन्हें रट में ला के उनके रट का फ़ायदा उठा के वो उनके क्लैंस के सीक्रेट जान सकें या उस अल्फ़ा को फंसा सके। इस टाइप का काम चलता रहता है। तो वांग जी को लग रहा है शायद ऐसा ही कोई क्लैन कर रहा है। इसीलिए वांग जी ने गुस्से में अपनी बेचैन को अनशील्ड किया और ऐसे ही अपनी बेचैन को लेके आगे उसका फेस देखने जाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने मैजिक से यानी अपने तालिस्मान से और अपने स्पेल से अपने रूम की उस पर्टिकुलर एरिया की लाइट जलाता है और तुरंत उस पर्सन के आगे आता है। गुस्से में अपनी बेचैन से उस पर्सन का फेस ऊपर करता है देखने के लिए, यानी उसकी चिन के नीचे अपनी बेचैन लगा के उसका फेस ऊपर करता है। तो देखते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांग जी ने अपनी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कभी नहीं देखा। ये ओमेगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर इस ओमेगा के फेस पे इस समय काफ़ी पेन भी दिख रहा है, यानी कि पर्टिकुलरली अपनी हीट में है। कोई भी बता सकता है। वांग जी अब गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और हीट में मेरी जिंशी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विंग अपनी आंखें बड़ी करते हुए वांग जी की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके सामने एक पर्सन खड़ा है प्योर वाइट रोब में। उसके सर पे एक वाइट फोरहेड रिबन भी बंधा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है। विंग ने भी अपनी लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला अल्फ़ा कभी नहीं देखा था। वो उसकी लाइफ में वो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला अल्फ़ा उसने देखा है। वांग जी की आंखों का ये गुस्सा, वांग जी का इस समय गुस्सा करते समय जो वो अपना सेंट रिलीज़ कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। इतना अग्रेसिव तो अल्फ़ा विंग को लगता है कि उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था, लेकिन आज विंग को ये अल्फ़ा उसकी टक्कर का लग रहा है। इतना अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल, इतना स्ट्रॉन्ग ओमेगा अल्फ़ा। वो तुरंत विंग कोशिश करता हुआ था, मैं धोखे में यहाँ आ गया। मैं अपनी सीजे से कैसे मिलने लैंड क्लैन आया था। आप शायद लैंड क्लैन के हैं, प्लीज़ मुझे मेरे सीजे के क्वार्टर तक पहुँचा दीजिए। ये बोल के विंग वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वांग जी तुरंत बोलता है, कौन हो तुम और किस सीजे की बात कर रहे हो तुम लैंड क्लैन में इतनी रात में बिना किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बिना किसी इनविटेशन के घुस रहे हो और सीधा मेरे ही कैब का एक तरीके से रूम में आए हो, वो भी अपनी हीट में। मुझे अब गोल गोल बातों में मत घुमाओ, अपनी सच्चाई बताओ किस प्लान के साथ आए हो तुम यहाँ पे? वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलता है क्योंकि उसे कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि विंग किसी से स्पेशली मिलना है। उसे लग रहा है कि ये ज़रूर किसी प्लान के साथ यहाँ हैं, सिनेरियो ऐसे बन गए, इसलिए वो विंग पे गुस्सा करते बोलता है। विंग जिसकी हीट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो अपनी जगह से हल्का सा उठने की कोशिश करता है। वो उठते हुए जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो उसे सडनली फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन होता है और आगे जो उसके आगे बिल्कुल वांग जी खड़ा है वो एकदम से उसी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी के रोप को पकड़ के, यानी इस समय विंग ने वांग जी की रोप्स को पकड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट वो दोबारा घुटनों पे बैठ गया। वांग जी के बहुत ज़्यादा क्लोज है विंग की स्मेल अब वांग जी के बिल्कुल नोज़ के पास में आई है और बहुत ज़्यादा ही सेडेक्टिव स्मेल है। वांग जी का अल्फ़ा पूरी तरह से अब ट्रिगर हो चुका है। बहुत देर से वांग जी विंग की स्मेल को अवॉइड कर रहा है। बहुत देर से वांग जी विंग पे मतलब विंग की स्मेल को अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालने देना चाहता था, लेकिन अब उसका अल्फ़ा ऑलमोस्ट ट्रिगर हो ही चुका है। उसकी आंखें तुरंत कलर चेंज करती हैं, ब्लू कलर में शाइन करने लगती हैं। कहीं ना कहीं उसकी अब गोल्डन आइज ब्लू में शाइन कर रही हैं। इसका मतलब उसका अल्फ़ा उसका एक्टिव होके रट में आ चुका है। हाँ, अब वांग जी ना चाहते हुए भी विंग की इस स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स, इस स्ट्रॉन्ग सेंट के कारण रट में आ गए हैं। वो अब विंग को जो घुटनों के बल बैठा था एकदम से खींच के सामने खड़ा करता है और अब विंग और वांग जी बिल्कुल एक दूसरे के सामने फेस टू फेस है। वहाँ थोड़ा सा गैप है उन दोनों के बीच। विंग वांग जी की आंखों को देख रहा है और वो पहचान गया कि कहीं ना कहीं वांग जी की आंखों का कलर चेंज होके जब दोबारा कलर हुआ है, अब दोबारा गोल्डन हुआ है, वो समझ गया कि शायद उसके इस सेंट की वजह से वांग जी भी इफ़ेक्ट हुआ है। हाँ, विंग का सेंट बहुत ज़्यादा सेडेक्टिवली इस तरह समय उसकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं जो वो नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, वो अभी इन सब चीज़ों में नया है।
तो वो अपने सेंट पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। एकदम से वांग जी जो विंग की आंखों में देख रहा था, और वो अपनी जगह से हल्का सा आगे बढ़ता है और अपने हाथ से विंग की कमर को पकड़ के उसे अपनी साइड खींचता है। विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है, लेकिन जब वांग जी ने ये चीज़ करी तो विंग का फेस ना चाहते हुए भी वांग जी के सेंट ग्लैंड के पास ही पहुंचता है और विंग की नोज़ में वांग जी का ही सेंट ग्लैंड आता है। विंग को भी वांग जी का सेंट यानी सैंडलवुड स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस पेन को हल्का सा कामिंग फील दे रही है वांग जी की स्मेल विंग को लगता है। वैसे भी उसे एक कर्ज तोड़ना ही था, एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करनी ही थी। इस कर्ज को तोड़ने के लिए उसे एक अल्फा के साथ फिजिकल होना ही था। अगर वो इस स्ट्रेंजर यानी इस अल्फा के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है या अपनी हीट स्पेंड कर लेता है तो क्या होगा। वैसे भी जो अल्फ़ा उसकी मदर बता रही है, उन अल्फ़ा से तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, उसकी टक्कर का अल्फ़ा है जैसा वो सोच रहा था। दूसरा, ये अल्फ़ा तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी कामिंग है इसकी सेंट, कोई अग्रेसिव अल्फ़ा वाली नहीं, बल्कि एक सैंडलवुड स्मेल है जो बहुत ज़्यादा स्मूदिंग फील दे रही है विंग को। तो वांग जी जो ने जैसे उसे खींचा, उस वजह से वो अपनी नोज़ अब वांग जी के सेंट ग्लैंड की तरफ घुसा देता है। अब उसे वांग जी के सेंट ग्लैंड की तरफ उसकी नोज़ है और उसे बार बार वो रब कर रहा है। यानी वो एक तरीके से वांग जी की सेंट ग्लैंड में पूरी तरह से एक तरह से लेकर उसकी स्मेल में मेल्ट हो रहा है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा विंग जिस तरीके से अपनी नोज़ से उसके सेंट ग्लैंड को टच कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील कर रहा है। वो अब अपनी बेचैन को, मतलब उस हाथ में, जिस हाथ में उसकी बेचैन थी, उस हाथ से बेचैन को छोड़ देता है और अब दोनों हाथों से विंग को कस के गले से लगा लेता है। और अब विंग जैसे उसकी सेंट ग्लैंड की तरफ नोज रब कर रहा है, वो भी उस चीज़ को उस एक तरीके से एंजॉय करता है। वो विंग को तुरंत अपनी गोदी में उठा लेता है और अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए इस समय बिल्कुल स्ट्रेंजर है, लेकिन मजबूरी में है। विंग अपनी हीट में है और वांग जी अपने रट में है। विंग को वांग जी की स्मेल बहुत ज़्यादा कामिंग, बहुत ज़्यादा स्मूदिंग फील दे रही है। वहीं वांग जी को विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव लग रही है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्रेसिव बिहेव करने पे मजबूर कर रही है। ये दोनों ना चाहते हुए भी इस समय एक दूसरे के साथ वो करने लगते हैं जो इन दोनों ने इमेजिन नहीं किया था। यानी वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़े रिमूव करने लगता है, वहीं विंग भी वांग जी को पूरी तरह से जो वो करने दे रहा है उसमें सपोर्ट कर रहा है। वांग जी जैसे ही विंग के सारे कपड़े रिमूव करता है तो अब विंग की नेकेड बॉडी उसकी आंखों के सामने है और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही है। विंग जो थोड़ा बहुत गीला था, उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए हैं। वांग जी उन बालों को तुरंत अपने बेड से नीचे की तरफ डालता है और वो विंग की बॉडी पे किस देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो हर जगह विंग को किस कर रहा है। विंग भी उसकी हर किस में एक अजीब सी मोह यानी अपने मुँह से आवाज़ निकाल रहा है। विंग और ज़्यादा सेडेक्टिव वे में आवाज़ें निकाल रहा है, जिसके कारण वांग जी का अल्फा और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में पूरी तरह से गुम हो गए। वांग जी ने भी धीरे धीरे करके अपने सारे रोप्स रिमूव कर दें। वांग जी भी अब विंग के सामने बिल्कुल न्यूड बैठा है और विंग के दोनों पैरों के बीच में बैठा है। विंग जब देखता है कि ये अल्फा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसकी बॉडी वांग जी को भी विंग को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो विंग खुद अपने आप को थोड़ा सा वांग जी की साइड आगे को पुश करता है ताकि वो एक तरीके से इनडायरेक्टली उस वांग जी को बोल रहा है कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। वांग जी जब देखता है कि विंग उसे सपोर्ट कर ही रहा है तो वो भी बिना टाइम गवाए विंग की बॉडी में एंटर हो जाता है। शुरुआत में तो वांग जी की विंग की चीख निकल जाती है। ऑब्वियसली विंग का फर्स्ट टाइम है, वांग जी को भी महसूस होता है कि शायद ये विंग का फर्स्ट टाइम है, पर इस समय उसका दिमाग को ज़्यादा सोचने के मूड में नहीं है। उसे तो इस समय ये एक तरीके से सेडेक्टिव, इतना सेक्सी सा ओमेगा बहुत ज़्यादा उसको मन कर रहा है कि किसी भी तरह से बस वो उसके साथ वो सब करे जो करना चाहता है, और वो ऐसा ही करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में तो विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। ऑब्वियस है वो अल्फ़ा था, ओमेगा बन गया तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अलग है, लेकिन थोड़ी देर में उसे ये प्लेन और प्लेजर इतना अच्छा लगता है कि उसका मन करता है कि वांग जी रुके ना। वहीं वांग जी का भी यही हाल है। वो विंग के साथ जब फर्स्ट टाइम हुआ तो उसका भी वो ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही है, इससे पहले वांग जी ने भी किसी ओमेगा के साथ ये सब नहीं किया। शुरुआत में उसे लगा कि ओमेगा उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वांग जी को ये ओमेगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जिस
तरीके से वांग जी के हर मूव पे ये ओमेगा की बॉडी रिमूव मतलब एक तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। हर तरीके से उसके विंग आवाज़ें निकाल रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब वांग जी विंग के साथ रुकना ही नहीं चाहता है। नॉन स्टॉप इन दोनों का ये सेशन स्टार्ट हो जाता है। दिन से मतलब रात से दिन हो जाता है, लेकिन ना ही विंग रुकता है ना ही वांग जी रुकता है। इवन अब तो वांग जी अपने रट में भी आ गया, वहीं विंग भी अपनी हीट में है। इन दोनों के एक दूसरे के साथ करीबन 5 दिन ऐसे ही बीतते हैं। इन 5 दिन में एक दो लैंड क्लैन के डिसिप्लिन वांग जी के रूम के पास आए, लेकिन वांग जी की स्ट्रॉन्ग फेरमन से वो समझ गए कि शायद वांग जी ही रट में आ गया है। इसी कारण कोई उसके जिंशी के आसपास नहीं आया और बाहर से बाहर ही चले गए। सब लोगों को पता है कि जिंशी में इतना खाना हमेशा रहता है कि आराम से 7-8 दिन तो वांग जी बिना बाहर मतलब बिना अपनी जिंशी से निकले काम कर सकता है। वांग जी पूरा दिन नॉन स्टॉप विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट हुआ। 3 दिन तक ये दोनों एक मिनट भी नहीं रुके, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस इसी तरह से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई जो इन दोनों को महसूस नहीं हुई। तीसरे दिन जब वांग जी का दिमाग थोड़ा सा अपने होश में आता है, उसका अल्फा का जो है उसकी बॉडी से निकलता है। वांग जी होश में आके अपनी आँख खोलता है तो उस देखते हैं कि उसके जिंशी में उसके बेड पे एक ओमेगा है, जो ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सनलाइट जो उस ओमेगा के पास से आ रही है उससे वांग जी थोड़ा सा उस ओमेगा के जो चेहरे पे बाल आ रहा है उसे हटा के देखता है तो देखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ही प्यारा फेस है इसका, एकदम बबली फेस, एकदम बच्चों वाला बेबी फेस, जिसके प्यारे से लिप्स हैं और उनके नीचे एक छोटा सा मोल है। ना चाहते हुए वांग जी को ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। धीरे से वांग जी की नज़र जब नीचे जाती है तो देखता है कि पर्सन पूरी तरह से न्यूड है। पूरी बॉडी पे वांग जी के दिए हुए मार्क हैं, स्टीज हैं, बाइट मार्क हैं, और सबसे बड़ी बात जो वांग जी ने देखी, जिससे उसका 1 मिनट के लिए रट वहीं के वहीं ख़त्म हो गई, उसने विंग को मार्क कर दिया। हाँ, उसे नहीं पता कब, इन 3 दिन में कैसे, लेकिन उसने अपनी इस सेशन में एक बार विंग को मार्क कर दिया। वहीं विंग के लिए भी अभी जो बेहोश पड़ा है, क्योंकि 3 दिन तक इतना रफ सेशन झेला बिना कुछ खाए पिए, तो ऑलमोस्ट वो बेहोश ही पड़ा हुआ है। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी होश नहीं है, वो होश में नहीं आया। और जब उसकी आँख खुलेगी और उसे पता चलेगा कि उसे किसी ने मार्क कर दिया, कहाँ उसका कर्ज आज ख़त्म हो गया होगा। उसे ऐसा लगा, मतलब उसके लिए तो अब कर्ज ख़त्म होने वाला था ना, तो वो एक अल्फ़ा उसे मार्क कर देगा तो क्या होगा, ये भी अभी विंग को नहीं पता। वहीं वांग जी अपने आप को पीछे बेड से एकदम से उठाता है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और शॉकिंगली वहाँ साइड में खड़ा हुआ है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि कब कर दिया उसने ऐसा, ये हुआ कैसे, उसे कुछ याद नहीं है। हाँ, वांग जी को ये 3 दिन जो उसने विंग के साथ स्पेंड किए हैं वो हॉट सेशन याद है। उसे याद है किस तरह से विंग उसके रूम में आया, वो रट में आया, उसने विंग के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मार्क करने वाला वो पर्टिकुलर टाइम उसे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन हाँ, वो देख सकता है कि ये मार्क उसी का है, क्योंकि हर लैंड क्लैन का अल्फ़ा जब मार्क करता है तो एक मार्क जो बर्थ मतलब जो बाइट मार्क होता है वो कुछ अलग शेप में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्लड जो निकलता है वो एक तरीके से डार्क टैटू सा बना देता है उस नेक पे, जो एक बाइट मार्क टाइप ही होता है, लेकिन उसका शेप कुछ अलग होता है। और ये वांग जी का ही है। वांग जी पहचान गया, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं कि इन 3 दिन में उसने कब विंग को मार्क किया। वो खुद कंफ्यूज है। वहीं वो एकदम से ये चीज़ सोच के अपने घुटनों पे बैठ जाता है। उसे लग रहा है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि लैंड क्लैन में बिना मैरिज के एक अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे को मार्क नहीं कर सकते हैं, और वांग जी ने ये कर दिया एक टोटली स्ट्रेंजर के लिए। इस पर्सन का नाम तक नहीं जानता वांग जी, एक ऐसा ओमेगा जिसे वांग जी सिर्फ कुछ मतलब एकदम से उसके रूम में आया और वांग जी ने उसके साथ रट स्पेंड की, यही बहुत बड़ी शॉकिंग लग रहा है वांग जी को। ऊपर से मार्क करना, ये तो वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वांग जी घबरा के तुरंत वहाँ से विंग को इसी हालत में छोड़ के दौड़ा अपने भाई और अपने अंकल के पास पहुँचता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो किससे इस बारे में बात करे। कहाँ उसकी रट हमेशा 7 दिन चलती है, आज उसकी रट 3 दिन में ही ख़त्म हो गई। अब उसके कोई रट का असर नहीं है, वो खुद महसूस कर रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी वो महसूस कर रहा है कि उसने ये क्या कर दिया। वो इस समय सिर्फ अपने अंकल और ब्रदर से इस बारे में बात करना चाहता है। वो दौड़ा अपने अंकल और ब्रदर के पास पहुँचता है। वहीं इस तरीके से वांग जी दौड़ के आ रहा है। ये चीज़ ही मास्टर लाइन और एक तरीके से शिचैन को शॉक दे रही है, क्योंकि वांग जी की मतलब लैंड क्लैन में दौड़ना मना है, और पर वांग जी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी वो तो ऑलमोस्ट दौड़ने वाले ही स्पीड है। तो वो दोनों घबरा जाते हैं कि वांग जी अगर आज रूल तोड़ रहा है, दौड़ने का रूल तोड़ रहा है, तो कोई बहुत ही बड़ी बात है।
बिना टाइम गवाए मास्टर लाइन और जो एक तरीके से क्लास में ही थे वो अपनी क्लास को ख़त्म करके तुरंत वांग जी के पीछे पीछे आते हैं। वांग जी अपने ब्रदर के रूम में यानी उसके ब्रदर जहाँ ऑफिस है, यहाँ काम करते हैं, अपने सेक्ट लीडर का वो जो काम करते हैं वहाँ पे पहुँचता है। शिचैन जो अपने काम में बिजी थे वो सडनली देखते हैं कि वांग जी धड़ाम करके उनके रूम को खोल रहा है और एकदम से उनके सामने आके खड़ा हो गया। वांग जी के कपड़े, वांग जी का फेस, वांग जी के एक तरीके से इस समय जो हालत है वो देख के वो भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वांग जी के ऊपर से एक ओमेगा की स्मेल आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, वांग जी के कपड़े बिल्कुल भी क्लीन नहीं लग रहे। एक तरीके से उसने पुराने ही कपड़े पहन के आ गया, कोई क्लीन कपड़े पहन के नहीं आया। दूसरा, उसका फेस बहुत ज़्यादा पील लग रहा है, उसके बाल भी अच्छे से बंधे हुए नहीं हैं। वो इस हालत में वांग जी को देख के बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। पीछे से मास्टर लैन भी जो इस रूम में एंटर कर रहे हैं यानी वांग जी और शिचैन के अंकल, वो भी वांग जी को इस रूम में देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम्हारी ये हालत क्या हुई, सब कुछ ठीक है वांग जी? इस बात पे वांग जी अपने घुटनों के बल अपने ब्रदर और अपने अंकल के आगे बैठ जाता है और बोलता है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने क्लैन का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया। मैंने पता नहीं कैसे वो सब कर दिया जो मुझे नहीं करना था। अब वांग जी के ब्रदर और अंकल एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हिम्मत करके मास्टर लैन ही बोलते हैं, बताओ वांग जी, क्या रूल तोड़ा है तुमने, हमें बताओ, क्या कारण है जो तुम इस हालत में इस तरीके से यहाँ पे आए हुए हो? हमें बहुत घबराहट हो रही है, सच बताओ क्या हुआ है? अब वांग जी बोलना शुरू करता है जो भी उस दिन से हुआ है। वो पहले अपने अंकल और ब्रदर को बताता है किस तरीके से आधी रात में एक ओमेगा जो अपनी हीट में था उसके रूम में आ गया। पहली बार एक ओमेगा की हीट से उस पर फ़र्क पड़ा, यानी उस ओमेगा का सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव है। और उसके स्मेल के कारण वांग जी हीट में आ गया और वांग जी और वो दोनों इंटीमेट हुए और अपनी रट में वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया और उसे याद भी नहीं उसने ऐसा कब किया। वो इस ओमेगा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये बात सुनने के बाद कुरैन और शिचैन एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या क्या बोल रही हो तुम? वांग जी अब फिर से बोलते हैं, हाँ ब्रदर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता ये सब किसका प्लान है, ये क्या हुआ है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ये सब करा है और ये सब मेरे साथ हुआ है। अब उस वांग जी के अंकल एकदम से गुस्से में थे, कौन है ये बदतमीज ओमेगा जो अपनी हीट में किसी अल्फा के कैबिन में पहुंच गया? कौन है ये? और इतनी हिम्मत कि उसने मेरे नेफ्यू के साथ ये सब किया? उसी ने तुम्हें मजबूर किया होगा वांग जी अपने आप को मार्क करने के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एकदम से प्लान शिरैन बोलते हैं जो वांग जी को बहुत प्राउड, मतलब वांग जी के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, वांग जी को बहुत अच्छा मानते हैं। वो कभी नहीं मान सकते वांग जी कोई गलत काम कर सकता है, इसलिए वो अभी भी वांग जी का साथ देते हुए बोलते हैं। शिचैन भी अपने भाई की साइड देते हुए बोलते हैं, सही कह रहे हैं अंकल, अगर वो तुम्हारे रूम में आया अपनी हीट में तो वो ये भी उसका एक ट्रिक हो सकती है। हमें अभी के अभी उस ओमेगा के पास जाना चाहिए और चेक करना चाहिए वो कौन है। अब वांग जी बोलते हैं, ब्रदर, मैंने रूल तोड़े हैं, मैंने एक साथ लैंड क्लैन के कई सारे रूल तोड़े हैं, तो मुझे उस चीज़ की पहले पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस बात पे इससे पहले कुछ शिचैन बोलते तुरंत कुरैन बोलते, ठीक है तुम सही कह रहे हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन तुम अकेले इस पनिशमेंट के मतलब जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे साथ वो भी इसी ओमेगा बराबर पनिशमेंट का जिम्मेदार है, तो तुम पनिशमेंट तुम दोनों को एक साथ ही मिलेगी। इसी कारण पहले हम उस ओमेगा को देख जाके मिलते हैं और फिर तुम दोनों को एक साथ पनिशमेंट देंगे। ये बात बोलने के बाद वो शिचैन की तरफ देखते हैं। अब शिचैन क्योंकि वो अब सेक्ट लीडर हैं, वो तुरंत एक पर्सन को बुला के जो भी इस समय के लैंड क्लैन के एल्डर हैं, जो रिस्पेक्टेड पोजीशन के लोग हैं, सिर्फ उन्हें बुलाने के लिए बोला जाता है। यहाँ तक कि लैंड फॉरेम यानी यानली को भी बुलाने के लिए बोला जाता है। उसका कारण ये है कि अभी शिचैन और कुरैन नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले, इसी कारण सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही बुलाया जाता है। ये सब लोग एकदम से जिनशी की तरफ चलते हैं। तभी रास्ते में विंग को मतलब वांग जी को याद आता है कि शायद विंग अभी भी बेहोश ना हो या विंग ने चेंज किया है नहीं किया, इसलिए जिनशी के तुरंत पास आती वो अपने ब्रदर और अंकल को रुकने के लिए बोलता है ताकि वो एक बार रूम में जाके खुद चेक करे। जब वो रूम में जाता है तो महसूस करता है कि अब उसके रूम में उस ओमेगा की स्वीट स्मेल नहीं बल्कि किसी अल्फ़ा की स्मेल आ रही है, थोड़ी सी स्पाइसेस वाली मिक्स। ये भी कोई ट्रू ब्लड अल्फ़ा की ही स्मेल है, क्योंकि वांग जी एकदम से इस स्मेल को पहचान जाता है। वो काफ़ी शॉक हो जाता है कि उसके जिनशी में कोई अल्फ़ा की स्मेल
कैसे, वो भी तब जब उसका मार्क ओमेगा इस जिनशी में है। वो गुस्से में ग्रोल करते हुए रूम में एंट्री करता है तो देखता है कि रूम में कोई और नहीं है बल्कि विंग बेड पे अभी भी बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। जैसा वांग जी उसे मॉर्निंग में जिस पोजीशन पे छोड़ के गया था वो अभी भी उसी पोजीशन में है। ये देख के थोड़ा सा घबरा जाता है वांग जी। वो तुरंत आगे बढ़ के विंग को चेक करता है तो देखता है विंग की बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा हीट है। उसका एक तरीके से हीट ओवर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट मतलब गर्म है। ऊपर से विंग का वो मार्क बहुत ज़्यादा चमक रहा है। वांग जी को ये चीज़ भी शॉक लगने लगती है। इतना ही नहीं, विंग के पास से एक अल्फ़ा की स्मेल भी आ रही है जो कि उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं है। ये किस अल्फ़ा की स्मेल है? वांग जी का अंदर का अल्फ़ा ये सोच के ग्रोल करता है कि क्या कोई और अल्फ़ा इसके पास आया जब वांग जी यहाँ नहीं था। यही सारी बातें सोच के वांग जी पहले विंग को अच्छे से ड्रेसअप करता है और तुरंत एक तरीके से शिचैन और कुरैन को अंदर बुलाता है। शिचैन और कुरैन जैसे ही रूम में एंट्री करते हैं और शिचैन की नज़र तुरंत उस ओमेगा पे पड़ती है तो शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से पहचानता है। क्यों ना पहचाने, ये उसका ब्रदर इन लॉ है, यानी का छोटा भाई विंग है। विंग इस तरीके से वांग जी के कैबिन में और इस तरीके से वांग जी ने बोला कि वो एक ओमेगा है। ये काफ़ी बड़ा शौक है क्योंकि विंग तो फ्यूचर जियांग सेक लीडर बनने वाला है। इतना ही नहीं, वो तो एक ट्रू ब्लड अल्फा है, वो एकदम से ओमेगा। ये चीज़ है अभी शिचैन को बहुत ज़्यादा शॉक फील करवा रही है। तभी वांग जी तुरंत बोलता है कि इसके पास से अल्फ़ा की स्मेल आ रही है। इतना ही नहीं, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, शायद इसको फीवर है या कुछ और है। हमें हीलर से इसे एक बार चेक करवाना चाहिए। शिचैन जो अपनी ही सोच में गुम है, अभी तक अपनी सोच की इस शौक से बाहर नहीं है। लेकिन कुरैन तुरंत बोलते हैं ठीक है, हीलर को तुरंत बुलाया जाए और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, कल क्या होगा जब शिचैन शॉक से बाहर आके सबको बताएंगे कि ये तो जियांग्स का हायर यानी फ्यूचर सेक्शन जियांग लीडर है, तो ये यहाँ कैसे, अब वो ओमेगा कैसे बन गया, ये भी सब पता चलेगा। और यानली जब विंग से मिलेगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।